Hello students, welcome to Krishna's Maths. Welcome to yet another session of application of derivative. In last lecture we have covered tangent and normals. Today we'll start with rate of change and after that increasing and decreasing functions. Rate of change तो सबको पता है ना बच्चों. सपोज मान लो आपको दो वेरिएबल दिया है. एक वेरिएबल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. अभी मान लो y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x. Rate of change of y with respect to x is called dy by dx. Similarly, change of distance with respect to time, that is ds by dt, which is velocity. Change of velocity with respect to time is called acceleration. तो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर. टाइम के हिसाब से कुछ और चेंज होता रहेगा, लेंथ के हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता रहेगा. देन लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से एरिया चेंज होता रहेगा, पेरीमीटर चेंज होता रहेगा, रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता रहेगा. सो दीज आर कॉल्ड योर रेट ऑफ चेंज. मतलब चेंज of one variable with respect to another is called rate of change. So what rate of change is? This is nothing but change of one variable, change of one variable with respect to WRT with respect to another. This is called rate of change. क्वेश्चंस बनते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें. दो तीन क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली आते हैं. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is changing at the rate of 0.02 centimeter per second. रेडियस चेंज हो रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज. एट व्हाट रेट is the surface area changing? At what rate is the surface area changing when its radius is when the radius is 5 centimeter. पढ़ लिया क्वेश्चन. द स्पेरिकल मतलब स्फीयर. सोप बबल मतलब एक स्फीयर की बात हो रही है. रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.02. लेट आर बी द radius of sphere. R be the radius of the sphere. Let R be the radius of the sphere. Given value of R is equal to 5. R का value 5 given है. And dr by dt. dr by dt equal to 0.02 centimeter. Is given. At what rate? क्या पूछा है देखो. कौन से रेट में क्या चेंज हो रहा है उसका. वॉल्यूम चेंज हो रहा है ऐसा पूछा है ना. At what rate is the volume is changing. ठीक है. At what rate surface area change of surface area पूछा. Let S be the surface area of the sphere. Let सब डिफाइन कर लो पहले. Let S be the surface area of the sphere. Let S be the surface area of the sphere. तो सरफेस एरिया का चेंज मतलब ds by dt ये आपको पूछा. ठीक है. R 5 है, dr by dt 0.2 है. Now since S is equal to surface area of the sphere is 4
pi r square. This is the surface area of the sphere. Now you need to differentiate s with respect to t. आपको s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो दिस इज d by dt of 4 pi. अब क्योंकि हमने रेडियस को स्मॉल r लिया है ना, तो आप यहाँ पे भी स्मॉल r कर दो, है ना, 4 pi r square. ठीक है, बट आप ध्यान से देखो, जब मैंने पैरामीट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ाया था ना, तभी मैंने बताया था अगर अंदर r का फंक्शन है, अगर अंदर r का, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, r है, मतलब रेडियस कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है वही वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे r चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. तो r अगर चेंज हो रहा है वो टाइम के हिसाब से तो चेंज नहीं होगा, r के हिसाब से चेंज होगा, लेंथ के हिसाब से चेंज होगा, मतलब वी कैन नॉट डिफरेंशिएट r विथ रेस्पेक्ट टू t. हम लोग r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, r को पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो दैट इज d बाई डी आर ऑफ 4 पाई r स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे इधर ही गलती करते हैं, यही स्टेप में बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखना ये स्टेप का. विथ रेस्पेक्ट टू r लिख दिया इनटू डी आर बाई डी टी. दिस इज योर चेन रूल, यही आपका चेन रूल है. तो आप बोलोगे सर डिवाइड किया डी आर में, मल्टीप्लाई किया डी आर में, ऐसा नहीं है. चेन रूल का कंसेप्ट ही वही है कि अगर कोई फंक्शन है जिसको और एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तभी आप क्या करते हो, तभी आप उसको जो वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है कर लो, उसको फिर एडजस्ट कर लो. जैसे इधर विद रिस्पेक्ट टू आर कर लिया और डिवाइड किया था आर से, तो मल्टीप्लाई कर लिया आर से. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इनटू डी आर बाई डी टी. आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 0.02, आर इज ऑल्सो गिवन. तो 4 पाई 2 इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू 0.02, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0.08 हो गया, इंटू 10 इंटू पाई हो गया. तो फाइनल आंसर कितना आएगा, देखो फाइनल आंसर आपका आ गया 0.08 था ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 पाई. और ये एरिया का चेंज है, सरफेस एरिया का चेंज है ना, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये थोड़ा यूनिट भी ध्यान से लिखना, नहीं तो आधा मार्क जाता है इधर, सब करने के बाद मालूम पड़ा कि आधा मार्क फालतू का गया. समझा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 मार्क के बनेंगे, बट आजकल 3 मार्क के भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, राइट, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं आपको. तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप ऐसा समझ के चलो कि ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो भी मैं आज कराऊंगा ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ के चलो. एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल balloon is, the surface area of a the surface area of a spherical balloon is increasing, at the rate of 2 centimeter square per second. This is the rate of change of surface area. At what rate? At what rate the volume of the balloon is increasing? The volume of the balloon is increasing when the radius is, when r radius r is equal to 6 centimeter. जो r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो गिवन r is equal to 6, let r be the radius, let r be the radius of the sphere, radius of the sphere, s the surface area, as the surface area, and v be the volume. सब डिफाइन हो गया, v be the volume, v be the volume. Therefore देखो गिवन r is equal to 6,
ds by dt. This is also given rate of change of area. This is 2 centimeter per second. ये given है ना, rate of change of surface area. This is 2 centimeter square per second. This is given. Huh? But what is S? What is the surface area? Surface area is 4 pi r square. Previous समय हमने वही यूज किया था. ठीक है. This is 2. Again, this is a function of r which cannot be differentiated with respect to t. So first differentiate this with respect to r. So d by dr of 4 pi r square into dr by dt. This is equal to 2. Equal to 2. So this is equal to 4 pi into derivative of r square is 2r into dr by dt. Dr by dt equal to 2. So this 2 and this 2 will get cancelled. So this is 4 pi into r का value 6 given value into dr by dt is equal to 1. So 24 pi right side ले लो आप. dr by dt is equal to 1 divided by 24 pi. This is centimeter per second. Now since volume is equal to, since v is equal to, what is the volume? 4 by 3 pi r cube ना. Thus now dv by dt आपको चाहिए. So this is equal to, again the same step, d by dt of 4 by 3 pi r cube. ध्यान से सुन, फिर से वही स्टेप आ गया. फिर से वही स्टेप आ गया. क्या आया देखो, d by dt of 4 by 3 pi r cube. मतलब ये फिर से फंक्शन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू r कर लो. विथ रिस्पेक्ट टू r करो तो कितना होगा देखो, 4 by 3 pi into r cube का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r is 3r square into r का derivative with respect to t by chain rule is dr by dt. So this 3 and this 3 will get cancelled. This will be 4 pi. R is your 6 ka square into d by dt is 1 by 24 pi. Now this pi and this pi will get cancelled. 1 6, 1 4 becomes 24 and this 24 will get cancelled. And this is 6 centimeter cube. Volume na, rate of change of volume. So centimeter cube per दोनों ऑलमोस्ट सेम. दोनों ऑलमोस्ट सेम. वहां पे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया था और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था. यहाँ पे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया है और आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है. राइट. तो ऐसे टाइप के सम सब बन सकते हैं. आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना. क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को रुकाना, पॉज करना, मेरे साथ सॉल्व करना. ठीक है. जहाँ पे अटक जाओगे फिर से सॉल्व करना. एक दो बार सॉल्व कर दोगे मेरे साथ, वीडियो के साथ सॉल्व करके बैठेंगे. नोटबुक लेने का, रफ बुक लेने का, पेन पकड़ने का, बैठने का मेरे साथ, बैठ के सॉल्व करने का. तभी जाके बात बनेगी. नहीं तो जो लोग देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं और जो लोग करते हैं ना वो करते चले जाते हैं. पढ़ाई, ठीक है, बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है ना, करने से होता है. पढ़ाई करते रहो. नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और करते. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of increases at the rate of root 2 centimeter per second, root 2 centimeter per second at this rate. Find the rate of increase of its area. Find the rate of increase of its area. Find the rate of increase of its area when the side of length, when the side is 3 centimeter. 3 centimeter. क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. पढ़ लिया. If each side of an equilateral triangle increases at the rate of root 2 centimeter per second, let A be the length of side of an equilateral triangle.
let A be the length of side of an equilateral triangle, and each side A changes at the rate of root 2. The given dA by dt, this is given dA by dt equal to root 2. Find the rate of increase of its area when the side. तो area of equilateral triangle का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle is A is equal to, A refers to area, equal to root 3 by 4 into A square. This is when the side is given. अगर यही हाइट दिया होता ना बच्चों, फॉर्मूला अलग हो जाता, 1 by root 3 h square. This is the area of equilateral triangle when the side is given. तो A को अगर मैं एरिया मान लूं, that is root 3 by 4 into A square. This is the area. Okay. Now you need to differentiate this with respect to time. So this is dA by dt. This is what is required. And also given that A equal to 3 centimeter. That is also given when the side is 3 centimeter length. So A is 3. So dA by dt equal to d by dt of root 3 by 4 into A square. देखो जो अंदर वाली चीज है ना, रूट 3 by 4 A square, इट्स अ फंक्शन ऑफ A. ये किसका फंक्शन है? A का. विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं होगा. अगेन द चेन रूल इज टू बी अप्लाइड. तो d by dA ऑफ A का फंक्शन है ना, root 3 by 4 A square into dA by dt. So this is equal to root 3 by 4 A square का डेरिवेटिव which is 2A into dA by dt, that is root 2. तो 2 से कैंसिल होकर 2 हो गया. ठीक है. तो दिस इज रूट 3 इंटू A का वैल्यू गिवन है 3 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2. तो ये रूट 2 और ये 2 कैंसिल होगा ना, करो, और ये 3 रूट 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस इज 3 रूट 3 इंटू ऊपर रूट 2, नीचे आया 2. 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. रूट 2 गेट्स कैंसिल. 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Okay, so this is one more important question. एक क्वेश्चन और करते हैं. The question is, the edge of a cube, the edge of a cube, the edge of a cube is decreasing. Is edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter. Find the rate at which find the rate at which its volume is increasing. Its volume is increasing when the edge is 2 centimeter. When the edge is 2 centimeter. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. गिवन सॉल्यूशन. let A be the edge of a cube. गिवन A is equal to 2 centimeter. A गिवन है ना, देखो यहाँ पे दिया है ना, A 2 centimeter. गिवन A is equal to 2 centimeter. और क्या गिवन है? रेट ऑफ edge is decreasing at the rate of 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो देखो दिस इज dA by dt. जब तक इंक्रीज हो रहा था तब तक पॉजिटिव हो रहा था, अब डिक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा 0.6. अगर रेट ऑफ चेंज में इंक्रीज है तो हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन आएगा. सिमिलरली आपका आंसर में भी अगर वॉल्यूम का चेंज आया, सरफेस एरिया का चेंज आया, जो भी चेंज आया, अगर वो पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज है, नेगेटिव है तो डिक्रीज है. तो यहाँ पे डिक्रीज दिया था तो हमने नेगेटिव साइन लिख दिया. 10 सेंटीमीटर. अब बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव साइन तो दिया ही नहीं, बट यहाँ पे बोला है डिक्रीजिंग, बोला है ना डिक्रीजिंग. बाकी केसेस में क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है. इंक्रीजिंग होगा तो फिर नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है. डिक्रीजिंग होगा तो इवन इफ यहाँ पे पॉजिटिव दिया है आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव. ठीक है. नाउ फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बताओ? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज V इज इक्वल टू साइड का क्यूब. एक क्यूब ना. नाउ dv by dt आपको चाहिए. dv by dt इक्वल टू d by dt ऑफ a क्यूब. अगेन द सेम प्रिंसिपल. क्या बताओ? अंदर का फंक्शन a का है, बाहर आपका t है,
तो a को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, a को विथ रिस्पेक्ट टू a करेंगे, सो दैट विल गिव यू a क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर इंटू a का डेरिवेटिव dA बाई dt. Now given a is equal to 2 centimeter, so 3 into 2 का स्क्वायर इंटू dA बाई dt is minus 0.6 centimeter per second. So this is 3 into 2 square is 4 into minus 0.6. 3 4 is 12, 12 6 is 72. तो minus 7.2 सेंटीमीटर वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम है ना, क्यूब पर सेकंड. दिस इज आंसर. तो जब आपका साइड का जो रेट ऑफ चेंज है, अगर साइड 0.6 में डिक्रीज हो रहा है, हाँ, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज भी हो रहा है. कैसे? 7.2. ठीक है, ये आपका आंसर है. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आता है उसका. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट है. ए मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये. ए मैन ऑफ हाइट 180 centimeters. A man of height 180 centimeters is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. 1.2 meter per second. If the height of the lamp post is 4.5 meter, find the rate at which मैं क्वेश्चन लिखने के टाइम पे आपका क्वेश्चन पढ़ के हो जाना चाहिए. फाइंड द रेट एट विच, दो क्वेश्चन है इसमें. द शैडो इज लेंथनिंग, second the tip of the shadow is moving. Tip of the shadow is moving. ठीक है. देखो क्या क्या कंडीशंस दी है. एक तो लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट बनाते हैं. लेट अस ड्रॉ अ लैंप पोस्ट फर्स्ट. तो ये आपका लैंप पोस्ट है, द लैंप पोस्ट, एंड देयर विल बी अ मैन. एक लैंप पोस्ट है, उससे थोड़ी दूर में एक बंदा है. ठीक है, हटा के थोड़ा नजदीक बनाते हो. लैंप पोस्ट है यहाँ पे मान लो. ना, तो यहाँ से ज्वाइन कर. हो गया, जोड़ दिया. अब देखो ये लैंप है, ये मैन है. मैन कैसे जा रहा है? अवे फ्रॉम द लैंप, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है. तो ये लेंथ को आप y मान लो, ये लेंथ को x मान लो. अगर मैन इधर है तो इसका शैडो आगे आएगा. तो जो x का रेट ऑफ चेंज होगा वो शैडो का रेट ऑफ चेंज होगा, जो y का रेट ऑफ चेंज होगा वो मैन जा रहा है उधर. हाँ, अभी क्या क्या कंडीशंस दी है एक बार देख लो, सब डिफाइन कर लो. लेट ओ ए, इसको o बोलो, इसको a बोलो,
और इसको m बोलो, इसको n बोलो, बोल दो। ओ ए क्या है, सब डिफाइन कर दो। लेट ओ ए बी द लैम्प पोस्ट, लेट ओ ए बी द लैम्प पोस्ट, लेंथ ऑफ द लैम्प पोस्ट, एंड m n be the man, m n be the man, and then am, am क्या होगा बताओ, be the distance, am be the distance from the of the man from the lamp post, of the man, of the man from the lamp post, from the, सब डिफाइन करना पड़ेगा, जो जो आप बोलते हो ना वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। लैम्प पोस्ट एंड ये, इसको कुछ बोल देते हैं, नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया तो इसको बी बोलते थे। एम बी क्या हो जाएगा बताओ, बट एम बी, एंड एम बी हो जाएगा जो रेट में लेंथ ऑफ द शैडो इज मूविंग, इक्वल टू एक्स बी द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो। अभी क्या क्या दिया है देखो, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया है, डी वाई बाई डी टी गिवन है, कितना दिया होता है, डी वाई बाई डी टी इज 1.2 दिया है ना, देखो ये 1.2 दिस इज गिवन, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट अ रेट, मतलब जो बंदा खड़ा है ना वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, और जो रेट में जा रहा है ना उसका चेंज है 1.2, मतलब अगर रेट उसका y है, वो लेंथ अगर y बोले उसका चेंज है dy बाई डी टी, दैट इज गिवन टू यू। एंड क्या पूछा है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द शैडो, मतलब dx बाई डी टी, ये आपको पूछा है। अब देखो दो ट्राइंगल बन जाएंगे, हाँ, तो अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो a से b तक का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, दिस इज द लेंथ फ्रॉम a टू b, है ना। तो बड़ा ट्राइंगल का बेस हो जाएगा x प्लस वाई, दो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, देखो ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल एन एम बी। अगर ऐसा हो जाएगा, इसका x डिवाइड बाई, और कुछ दिया है क्या बच्चों, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज गिवन ना, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 4.5 मीटर, है ना, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, 1.2 दिया है, y का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो दिस विल बी, देखो अगर दो परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, ये जो दोनों ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई, बड़ा ट्राइंगल का जो बेस है वो x प्लस वाई है, एंड जो छोटा ट्राइंगल का जो बेस है ना वो क्या है बताओ, x है, ठीक है। अब देखो ये 4.5 डिवाइड बाई ये लेंथ एम एन ना, एम एन का लेंथ दिया है क्या, देख लो एक बार, नहीं ना, दोनों ट्राइंगल का ये 0.5, बड़ा ट्राइंगल का बेस क्या होता है x प्लस वाई, डिवाइड बाई छोटा ट्राइंगल का बेस हो गया x, इज इक्वल टू ये वाली लेंथ हो गई 4.5 डिवाइड बाई ये लेंथ हो गई 1.2, हो गया ना, कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर पॉइंट हटा के कैंसिल करते हैं ना बच्चों, ऊपर आएगा 3 से कट कर दो 15 और नीचे आएगा 4, वो 45/10 हो गया, वो 12/10 हो गया, कट गया 3 से कट गया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 15x, है ना। तो 15 माइनस 4 कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 11x इक्वल टू 4y, और किसका वैल्यू दिया है देखो इसमें, x या y का किसी का तो वैल्यू दिया है ना, वन वैल्यू इज गिवन टू यू,
तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/11y, 4/11y। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर दो आगे जाके, 4/11y। नाउ dx बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो dx बाई dt इक्वल टू 4/11 इंटू dy बाई dt। बट dy बाई dt आपको दिया था ना, लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.2, ये dy बाई dt दिया था, हम लोग ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है ना, ये dy बाई dt है, क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। मैन ऑफ हाइट कितना दिया देखो 180 सेंटीमीटर, मैन का हाइट यहाँ पे है देखो, गिवन है ना यहाँ पे देखो 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है देखो, इसका जो ये जो हाइट है ना 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर मतलब 1.8 मीटर है ना। तो जहाँ पे मैन का हाइट है 4.5 बाई 1.8 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, लेट मी करेक्ट। हाँ अब देखो ये 4.5 डिवाइड बाई 1+8 और ये x+5 डिवाइड बाई वाई, नाउ सॉल्व कर लो। तो अगर तो 3 से कट करेंगे, 9 से कट करते हैं ना अभी, 3 से क्यों, नाउ विल कट बाई 9। जब 9 से कट करेंगे दिस विल बिकम 5, ऊपर वाला 5 हो जाएगा, नीचे वाला 2 हो जाएगा। तो दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x। तो 5x माइनस 2x हो गया 3x इज इक्वल टू 2y। therefore 3 इंटू डी एक्स, 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी इज गिवन एज 1.2। तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2/3। तो ये 3 को ना हम लोग राइट साइड ले रहे हैं, जैसे ही ये 3 को हम लोग राइट साइड ले लेंगे ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, जगह की कमी है, थोड़ा मैनेज करते हैं, राइट। ध्यान दो dx बाई डी टी क्या होगा, देखो dx बाई डी टी इक्वल टू 2/3 टाइम्स dy बाई डी टी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स व्हाट इज dy बाई डी टी, दिस इज गिवन एज 1.2 ना। अब ये देखो ये 3 से कट करोगे तो ये 0.4 आ जाएगा, तो 2 इंटू 0.4 विल बी 0.8। तो दिस इज द सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर के फॉर्म में, या मीटर पर सेकंड। ठीक है ना बच्चों, क्या क्या किया एक बार देख लो। देखो एक मैन है जिसका 1.8 हाइट है, 180 सेंटीमीटर है मतलब 1.8 मीटर है। लैम्प पोस्ट का हाइट है 4.5, और जो बंदा लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है कौन से स्पीड में जा रहा है y, और यहाँ से यहाँ तक का जो शैडो का लेंथ है उसको हमने x बोल दिया। तो कौन कौन सा ट्राइंगल हुआ, ओ ए बी एंड एन एम बी, बन गया दो ट्राइंगल, ओ ए बी एंड एन एम बी, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए देयरफॉर रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ऐसा होता है ना, 10th में पढ़े थे, याद करो। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग, ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं है बट लिखना है तो लिख दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब देखो पहले बड़ा ट्राइंगल लिया, बड़ा ट्राइंगल का बेस हो गया x, छोटा ट्राइंगल का बेस हो, बड़ा ट्राइंगल का बेस x प्लस वाई, छोटा ट्राइंगल का x। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया x प्लस वाई बाई एक्स। ये बड़ा ट्राइंगल का हाइट 4.5, इसका हाइट 1.8 कर दिया। तो यहाँ पे x हो गया y के फॉर्म में, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, तो ऐसा आ गया ना। हमें चाहिए dx बाई डी टी, तो 3 को उस साइड ले लिया, तो 2/3 इंटू dy बाई डी टी, dy बाई डी टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 1.2। ठीक है ना। एंड लेंथ ऑफ द शैडो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, तो डी एक्स बाई डी टी सेकेंड वाला समझो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना आया 0.8, और वो कितना था पहले 1.2, तो आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो बच्चों, एकदम से इंपॉर्टेंट है। ऐसा और एक क्वेश्चन है बच्चों जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, समझ गया ना, ये क्वेश्चन अच्छे से करना। हम्म, एकदम क्वेश्चन समझ के करना। और जो डेटा गिवन होगा ना, वो डेटा को ना पढ़ने के टाइम पे राउंड करते जाना। देखा हमसे एक मिस हो गया था तो फिर गड़बड़ हुआ बाद में जाके। तो डेटा जैसे जैसे पढ़ते जाते हो ना उसको राउंड मारते जाना, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा डेटा आपके समझ में आ गया रहेगा। खाली ऐसे ही नहीं पढ़ना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो जो जो डेटा मिल रहा है ना वो डेटा राउंड करते जाना, ताकि जब सॉल्व करने को जाओगे आपको सारा डेटा दिख जाएगा। अब मतलब मान लो पहले क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, ये डेटा दिखा राउंड कर लिया, ये डेटा दिखा राउंड कर लिया, ये डेटा दिखा राउंड कर लिया, ये तीन ही तो डेटा गिवन है, और जो पूछा है ये पूछा है और ये पूछा है। वो चीज राउंड कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा सारी चीज। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
A ladder 10 meter long. Very important question. A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall if the bottom of the ladder is if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second. Find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meters away from the wall. देखो क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ही बड़े हैं बहुत. A ladder 10 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है. लैडर मतलब सीढ़ी होता है. सीढ़ी जो 10 मीटर लंबाई है उसकी लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल. एक वर्टिकल वॉल बना देते हैं. ऐसा एक वॉल है, वर्टिकल वॉल. इसको ना एक लैडर ऐसे चिपका हुआ है, लीन करके लिखा रखा हुआ है. लीन मतलब ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा कुछ तो रखा हुआ है और इसको हम लोग जोड़ देते हैं. तो ये आपका लैडर है जिसका लेंथ है आपका 10 मीटर. अगेंस्ट वॉल. इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली. ये लैडर का बॉटम है ना, ऐसा हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे यहाँ से ऐसे 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 करके पुल करके लेके जाते हैं. पुल्ड एट द रेट ऑफ, अगर मान लो ये y है, जो रेट में हम लोग उसके बॉटम को पुल कर रहे हैं, अगर वो y है, दैट इज गिवन एज 1.2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड हाउ फार द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग. तो देखो अगर मान लो ऐसा कुछ है ना, ऐसा है ना, ये लैडर है. अगर इसको पकड़ के मैं यहाँ से खींचूंगा, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ से खींचूंगा, ये वाला टिप जो क्या होगा, नीचे आएगा. अगर मान लो ये x है, ये y है, अगर y को उधर खींचूंगा मैं, बॉटम से अगर दूर खींचूंगा y को, मेरा x ऊपर से नीचे आएगा. तो इसका रेट ऑफ चेंज जो होगा दैट विल बी dx by dt. तो यहाँ पे देखो अगर y बढ़ेगा, y का मतलब मान लो यहाँ पे y था, तो फिर x यहाँ पे था. जैसे जैसे y आगे आगे जाएगा x वाली रेट नीचे नीचे आएगी. मतलब जैसे y बढ़ेगा x कम होगा. तो वो dy by dt इज गिवन. पुल्ड एट a rate of 1.2 मीटर पर सेकंड. फाइंड हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग. मतलब dx by dt आपको पूछा है. when the wall sliding when the bottom is 6 meters away from the wall. मतलब y is given. y कितना दिया है, 6 मीटर. समझ गया. तो डिफाइन कर देना सबको, क्या क्या लिखना बताओ. ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल. AC लेंथ ऑफ द लैडर, लेट AC बी द लेंथ ऑफ द लैडर, एंड BC is the length creating while pulling the ladder away from the wall, and dx by dt is the length of the top of the ladder sliding at the rate of dx by dt. तो अगर ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो ए सी मतलब 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल, सब डिफाइन कर देना, ए सी कौन है, ए बी कौन है, बी सी कौन है, मैंने बोल दिया सब डिफाइन कर देना। ए बी का वैल्यू हो गया एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू हो गया वाई, एंड वाई इज इक्वल टू 6, तो मैं 6 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 64 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स, if you can say x is equal to 8, x क्या हो गया उससे आपका 8 हो गया। ठीक है, नाउ अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 ऑल्सो, इवन आई से एक्स स्क्वायर फ्रॉम द ट्राइंगल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, so this is 2x into dx by dt, I am differentiating with respect to t, y square का डेरिवेटिव 2y into dy by dt is equal to 100 का डेरिवेटिव 0, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x into dx by dt इक्वल टू माइनस 100 का डेरिवेटिव 0 बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ 100 विथ रिस्पेक्ट टू t इज 0 इक्वल टू माइनस 2y, 2 से भी डिवाइड कर दिया ना, तो 2 को भी हटा दो, ठीक है, 2 लिखने की जरूरत नहीं, 2 दोनों कट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। अभी सबका वैल्यू लिख दो, दिस इज एक्स, एक्स मतलब अपने को 8 आया था, डी एक्स बाई डी टी वो जो ढूंढना है अपने को, माइनस वाई हो गया 6, वाई 6 इंटू डी वाई बाई डी टी 1.2, ठीक है, तो 6 इंटू 1.2, 6 इंटू 12 72 हो गया, 7.2 8 से डिवाइड कर दिया, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 7.2 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 0.9, माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बढ़ रहा है, ये जितना आगे जाएगा दूर दूर, ये नीचे नीचे आएगा ना, ये कम होता जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो ये नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो रेट ऑफ चेंज से ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड टैंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, नाउ विल गो टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड एग्जाम में जैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं सिर्फ उसी पे फोकस करने का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डेफिनेशन क्या है देखो, डेफिनेशन एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be increasing if f dash x, उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जो टैंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f dash x ओनली ग्रेटर देन 0, f dash, अब देखो मान लो ये ऐसा आया, अब देखो ऐसा हुआ, बढ़ता गया, अब देखो यहाँ पे पैरेलल हो गया, जैसे ही पैरेलल हो जाएगा ये एक्स एक्सिस को, ये क्या होगा, ये आप मान लो ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ता गया, देखो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ता गया, ये भी टैंजेंट का स्लोप है ना, बढ़ता गया, टैंजेंट का स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इंक्रीज इंक्रीज होता गया, तो ये टाइम पे ये जो टैंजेंट का स्लोप है, ये जो टैंजेंट है यहाँ पे एक्स एक्सिस को पैरेलल हो गया, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो टैंजेंट का स्लोप 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ फिर पैरेलल हो गया, फिर हो सकता है इंक्रीज होगा और फिर पैरेलल होगा, ऐसा, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये कभी भी एक्स इसका जो टैंजेंट का स्लोप है ऐसा ही रहेगा, इंक्रीजिंग ऐसा, समझे कि नहीं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इनको बोलते हैं इंक्रीजिंग, सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑल्सो, तो एंड डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग कभी होगा, व्हेन द डेरिवेटिव इज लेस देन और इक्वल टू 0, डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 0 होगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ऐसा ऐसा आ जाएगा, हाँ ऐसा देखो, इंक्रीजिंग ऐसा हो रहा है ना, तो डिक्रीजिंग ऐसा आएगा, इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, चलते इसको स्ट्रिक्टली, या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा अगर फंक्शन हो गया, देखो यहाँ पे फंक्शन का स्लोप ऐसा था, यहाँ पे कम होता आया कम होता आया,
फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली समझ गया ना। तो डेफिनेशन खाली याद रख लो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको इतनी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली ग्रेटर देन लेना, डिक्रीजिंग बोलेगा लेस देन इक्वल टू 0 करना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा देन एफ डैश एक्स को सिर्फ लेस देन 0 बोलता। तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये 4 डेफिनेशन है बस। अभी क्वेश्चन में दिया है कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो एक तो बोलेगा फंक्शन का नेचर चेक करो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे चेक करोगे, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अगर वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है तो इंक्रीजिंग, हमेशा लेस देन 0 है डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, check the nature of the function whether increasing decreasing or what। Test whether the functions are increasing or decreasing। Question number 1, f of x is equal to x cube minus 6x square minus 12x plus 12x minus 16, x belongs to r, x belongs to r, ये आपका फंक्शन गिवन है। ठीक है, आपको टेस्ट करना है वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, ऊपर वाला अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग के लिए, डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नेचर चेक करना पड़ेगा। नेचर मतलब डिफरेंशिएट, नेचर मतलब डिफरेंशिएट करो फंक्शन। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, प्लस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वी नीड टू चेक एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल कितना है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 को कॉमन ले लिया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप ध्यान से देखो, दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये क्या होगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब बताओ ये जो एफ डैश एक्स है इसका नेचर क्या होगा, ये बढ़ेगा हमेशा, 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा, क्या होगा ये। अगर मान लो मैंने x को 2 बताया, x को क्या बोला 2, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 के अलावा मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया x की जगह पर रखा, ये तो स्क्वायर है ना, बाहर बाहर स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। बट कभी कभी ये 0 हो जाएगा, कभी कभी मतलब फॉर वन वैल्यू ओनली, कौन सा वैल्यू 2, तो 2 पे 0 हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा 0, बाकी केस में ग्रेटर देन 0, तो इट में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहाँ पे होगा 2 पे 0, 2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, आप पुट करके देख लो उधर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, 2 पे 0, बाकी केस में ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब दो दो मार्क के क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, कंसेप्ट बिल्ड होगा इससे, है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझदारी, क्या समझदारी, क्या एक्स को 0 नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक्स अगर 0 बोल देगा तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है। अगर एक्स 0 है तो क्वेश्चन डिफाइंड नहीं, इसके लिए वो जानबूझ के बोल रहा है कि एक्स बेचारा 0 नहीं। ठीक है, तो और रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर है 0 नहीं, तो डिफरेंशिएट कर लो इसको,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू जीरो होगा जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, बट क्वेश्चन में दिया है कि x कभी जीरो नहीं होगा, तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वो तो जीरो कभी नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, x का वैल्यू इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, दोनों केस में ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर देखो, x नॉट इक्वल टू जीरो, तो x क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, जो भी होगा एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा, नीचे एक्स जीरो नहीं है ना, एक्स जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा। नेगेटिव बोलो तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलो तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, और थोड़ा पॉजिटिव, तो मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं होगा, ओनली ग्रेटर देन जीरो। मतलब फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझे? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन दो दो मार्क में बन सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वैसे टाइप के एक दो सम करें। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, find the values of x for function f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6. 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6 is increasing, strictly increasing. Second, strictly decreasing. दो क्वेश्चन है इसमें, so whatever it is, either strictly increasing or strictly decreasing, the nature of the function is to be verified. How the nature of the function is? Solution. गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया देखो आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, दिस इज एफ ऑफ। नाउ डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, तो एफ डैश एक्स हो गया ये। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज करेंगे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। ये आ गया तुम्हारा एफ डैश एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पहला क्वेश्चन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ध्यान से सुनो। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली है ना तो इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो दैट इज 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, 6 से डिवाइड कर दिया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। अभी मान लो ये दो नंबर है, एक को ए मान लो आप, एक को बी मान लो, ये हो गया ए इंटू बी,
आपका जो एफ डैश एक्स हो गया वो हो गया ए इंटू बी। अभी मेरे को ये बताओ ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो कब होता है? अब देखो मान लो ये ए है ये बी है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ना, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो व्हेन ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तब ये दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव में भी ये दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव। दो केस बनेंगे। केस वन में क्या होगा कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो एंड, इसमें क्या आएगा एंड, मतलब दोनों होना चाहिए। एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों अगर जीरो से बड़े होंगे या पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, वन को उस साइड ले लो माइनस वन, एंड एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टू को उस साइड ले लो टू। अब देखो एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा होगा एंड एक्स का वैल्यू टू से बड़ा होगा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक नंबर लाइन बनाऊंगा, हाँ? एक नंबर लाइन बनाऊंगा और ये दो नंबर को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। कौन कौन से दो नंबर, जो दो नंबर हमारे पास है, कौन कौन से दो नंबर है, एक तो माइनस वन है और यहाँ पे टू है, सिर्फ ये दो नंबर है। एक जगह पे बोलते हैं कि टू से ज्यादा, एक जगह पे क्या बोले एक्स का वैल्यू टू से ज्यादा, और एक जगह पे बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से ज्यादा। अब मेरे को ये बताओ ये दोनों सेटिस्फाई कहाँ पे कर रहे हैं, दोनों ग्राफ कहाँ पे आपको दिख रहे हैं? देखो टू के आगे दिख रहे हैं क्या, टू के आगे दिख रहे हैं, टू होगा क्या, टू नहीं होगा, क्योंकि देखो इधर देखोगे तो इधर एक ही ग्राफ दे रहा है ना, यहाँ पे देखो दोनों ग्राफ दिख रहे हैं ना, मतलब इंटरसेक्शन ये है, मतलब एंड वाला पार्ट ये है, मतलब एक्स का वैल्यू टू से आगे है, एक्स का वैल्यू क्या है, टू के आगे, मतलब क्या लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन टू। टू नहीं होगा क्योंकि टू होगा तो ये जीरो हो जाएगा, टू नहीं होगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, टू से लेके इन्फिनिटी। एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, टू से लेके इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग हो गया ना। केस टू, केस टू इंक्रीजिंग क्या होगा, ये दोनों जब नेगेटिव होंगे तब भी तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो एक्स प्लस वन लेस देन जीरो एंड एक्स माइनस टू, एंड एक्स प्लस वन लेस देन जीरो एंड एक्स माइनस टू क्या होगा, लेस देन जीरो। तो एक्स लेस देन कितना हो गया बच्चों, माइनस वन, एंड एक्स लेस देन क्या हो गया, टू। तो ये नंबर लाइन बना दिया मैंने, यहाँ पे बोला मैंने माइनस वन, यहाँ पे बोला मैंने टू, टू से छोटा, पहला कंडीशन क्या बोलते हैं टू से कम, दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं माइनस वन से कम। मैं टू एंड माइनस वन के जगह पे हॉलो सर्कल क्यों बना रहा हूँ मालूम है बच्चों, क्योंकि टू एंड माइनस वन बोथ नॉट इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि अगर इंक्लूड करोगे इसको, एक्स को अगर मैं इधर माइनस वन करूँ या मैं एक्स को टू करूँ, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, ओनली जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली जीरो हो जाएगा। इसके लिए दोनों इंक्लूड नहीं, इसके लिए हॉलो सर्कल बना रहा हूँ। देखो बीच में कुछ नहीं, मैंने हॉलो सर्कल बना, उसको हॉलो सर्कल बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके पहले ना दोनों ग्राफ है ना, दोनों ग्राफ, मतलब x क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस वन। अगर लेस देन माइनस वन है तो पीछे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, दोनों साइड, क्योंकि इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है, याद रखो इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन इंटरवल, राइट। एंड ये टू के साइड ओपन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये टू इंक्लूडेड नहीं है। माइनस वन के साइड ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गया आपका एक आंसर, हाँ एक हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी। तो ये दोनों जगह पे हो सकता है। यूनियन क्यों लिखा, क्योंकि और आएगा आंसर में, क्या आएगा बच्चों, और आएगा, मतलब इधर भी इंक्रीजिंग और उधर भी इंक्रीजिंग, और के लिए यूनियन लिखा, और के लिए क्या लिखा बच्चों, यूनियन। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। अगर इसी में यही क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि फंक्शन कब डिक्रीजिंग होगा, दैट विल बी योर सेकंड पार्ट। तो आपका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या लिखे बच्चों, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा देन एफ डैश एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली बोला है ना क्वेश्चन में, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। अब बताओ, अगर इसको मैंने a बोल दिया, लेट दिस इज माय a, दिस इज माय b, सो दिस इज a into b ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, तो दो केस बन जाएंगे यहाँ पे भी। तो केस वन डिक्रीजिंग का केस वन क्या बोलेंगे कि x प्लस वन को बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो, बट एट द सेम टाइम एक अगर ग्रेटर देन हो गया तो सेकंड हैज टू बी लेस देन जीरो, सेकंड वाला आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। चलो x ग्रेटर देन माइनस वन एंड x लेस देन टू, x ग्रेटर देन माइनस वन एंड x लेस देन टू।
तो नंबर लाइन बनाते हैं, देखते हैं ऐसा कोई आंसर पॉसिबल है क्या। ये 2 है, ये -1 है। अब बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन -1 है और x लेस देन 2 है। देखो ग्रेटर देन -1 मतलब कहाँ तक चला जाएगा, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ग्रेटर देन -1 मतलब इन्फिनिटी तक चला गया। लेस देन 2 मतलब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक चला गया। बीच में एंड है, एंड मतलब क्या, जो इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इसके अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 के अंदर। तो ये हो गया डिक्रीजिंग का आंसर। अब बोले सर एक में कैसे आंसर लिख दिया, दूसरा तो आपने देखा ही नहीं। चलो चेक करते हैं दूसरे का आंसर के लिए। दूसरे में क्या होगा, एक्स जिसको पॉजिटिव बोला था उसको नेगेटिव, एंड जिसको नेगेटिव बोला था उसको पॉजिटिव। बट डिक्रीजिंग में हमेशा याद रखो ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, ओनली वन। तो ये कितना होगा, देखो एक्स लेस देन हो गया -1 एंड एक्स ग्रेटर देन कितना हो गया 2। तो देखो कोई नंबर 2 से जो ज्यादा होगा वो -1 से छोटा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड है बीच में, एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ऐसा एक नंबर मुझे बताओ, या ऐसा कोई नंबर फाइंड करो जो 2 से बड़ा भी होगा और -1 से छोटा भी होगा, ये दोनों साथ में पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, नो सर। तो ये आपका फाइनल आंसर फॉर डिक्रीजिंग। और ऊपर जो हमने किया था दैट इज द फाइनल आंसर फॉर इंक्रीजिंग। इसके लिए इंक्रीजिंग, इसके लिए डिक्रीजिंग। समझ गया ना बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मिल सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लेंगे आपको। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, find the values of x for which f of x is equal to x upon x square plus 1। फर्स्ट वाला strictly increasing, strictly increasing। सेकेंड वाला strictly decreasing, मतलब वैसे strictly decreasing। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन तो गिवन है ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो, हम लोग को क्या करना है, फंक्शन का नेचर चेक करना है, मतलब उसका डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है, मतलब एफ डैश एक्स ढूंढना है ना। व्हाट इज एफ डैश एक्स, यू बाई वी के फॉर्म में है। यू बाई वी का डिफरेंशिएशन आता है ना बच्चों, यू बाई वी, डिनोमिनेटर इनटू मतलब v इंटू यू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू नीचे का डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर का वैल्यू मुझे बताओ, ये कभी 0 होगा क्या। डिनोमिनेटर देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, उधर 1 ऐड कर दिया वो और पॉजिटिव। तो जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये मत सोचो डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर नीचे रहेगा आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हो। बट नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी है ना, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 2 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस, अब देखो बेचारा ग्रेटर देन हो गया। जब नेगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये चीज याद रखो। बट नीचे वाला वैल्यू क्या है आपका, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ के फिर से दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, स्टिल इनइक्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। लेस देन है तो लेस देन ही रहता है, बट जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चेंज हो जाता है। ये चीज याद रखो। तो हमने क्या किया, पहले तो डिसाइड कर लिया, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है तो फेंक दिया उधर। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा तभी फैक्टराइज होगा।
है कि नहीं? जब भी आप फैक्टराइज करते हो ना, फैक्टर्स ऐसे होना चाहिए, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, है ना, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो तो जीरो हो जाएगा। बट मैंने अभी बोला था, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव साइन, द इनइक्वालिटी विल रिवर्स, द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ऐसा हो गया, तो इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, वन को वन का स्क्वायर बोल दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज लेस देन जीरो, जीरो कर दिया। अब देखो, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। केस वन, अगर मैं पहले को पॉजिटिव किया तो फिर दूसरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो x ग्रेटर देन कितना हो गया, माइनस वन, एंड x लेस देन कितना हो गया, प्लस वन। तो ये नंबर लाइन है, ये आपका माइनस वन है, ये आपका प्लस वन है। मैं बोल रहा हूँ ये वन से छोटा, फिर मैं बोल रहा हूँ यही माइनस वन से बड़ा, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट यही है ना। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वन से लेके प्लस वन। अब बोले सर केस टू तो नहीं बनाया आपने, बना देते हैं। केस टू में आंसर नहीं आएगा, है ना। क्या लिखेंगे, x प्लस वन को हमने ग्रेटर देन लिया था, अभी लेस देन बोलेंगे, एंड x माइनस वन को हमने लेस देन बोला था, अभी ग्रेटर देन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा x लेस देन माइनस वन, एंड ये हो जाएगा x ग्रेटर देन वन। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो वन से बड़ा और वही नंबर माइनस वन से छोटा, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आएगा आपका नो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या आएगा आपका, नो सोल्यूशन। ध्यान से, तो इंक्रीजिंग के लिए ये आंसर, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या, पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, देन एफ डैश एक्स जो होगा ना बच्चों, दैट विल बी लेस देन जीरो। अभी हमने डिस्कस किया था। अब नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स देखो ये वाली चीज है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो। डिनोमिनेटर वाला वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें एक वन ऐड कर दिया, उसमें क्या किया, वन ऐड कर, तो और थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने अभी बोला था कोई पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन जीरो। अब फिर से बोला था इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होता है तो दो केस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो x माइनस वन पॉजिटिव एंड x प्लस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन वन एंड x ग्रेटर देन माइनस वन। तो ये देखो ये वन, ये माइनस वन, एक्स का वैल्यू वन से ज्यादा एंड एक्स का वैल्यू माइनस वन से भी ज्यादा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक आंसर, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक आंसर कहाँ से है, यहाँ से आ गया ना, x ग्रेटर देन वन। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन वन मतलब x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, वन से लेके उससे आगे, आगे मतलब इन्फिनिटी, इसको बिलोंग करेगा। ठीक, केस टू, केस टू में क्या होगा, दोनों नेगेटिव, मतलब x माइनस वन लेस देन जीरो एंड x प्लस वन इज ऑल्सो लेस देन जीरो। दोनों नेगेटिव अगर हुआ, दोनों नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये x लेस देन वन वही हम लोग को चाहिए ना, x लेस देन माइनस, इसको ना बच्चों दो तीन चार बार प्रैक्टिस करना, है वीडियो पॉज करना, सुनना, लिखना, फिर सुनना, फिर लिखना, समझ के करना इसको, है ना। अब देखो ये वन है, ये वन है, वन से छोटा x लेस देन वन एंड x प्लस वन लेस देन माइनस वन, ये वन से छोटा, ये वन, और ये माइनस वन आपका, है ना, माइनस वन। अब बोलते हैं देखो एक वैल्यू वन से छोटा और एक वैल्यू माइनस वन से छोटा, तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, माइनस वन से छोटा। तो x बिलोंग्स टू माइनस वन से छोटा, मतलब किधर जाएगा, पीछे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, और एक आंसर हो गया वन से लेके इन्फिनिटी, और ये दोनों का क्या बच्चों, यूनियन। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेट ऑफ चेंज से एंड
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉर्मली नहीं आते, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसके साथ है ना, उसके कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको, टैंजेंट नॉर्मल अच्छे से, रेट ऑफ चेंज अच्छे से, मैक्सिमम मिनिमम एकदम 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 अच्छे से, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है वहां से। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखते रहो। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी भी बजा के रखने का, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपको पूरे पूरे पोर्शन का 12th स्टैंडर्ड का पेपर 1 का पेपर 2 का सारे चैप्टर का क्रैश कोर्स थ्रू LMR विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक मैं सारे सेलेक्ट करके आपको करके दूंगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।